Hello everyone, welcome on my channel. In today's video, we are going to idioms and phrases for competitive exam. So let's get started. But before starting, I want to say something. Friends, अगर आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस करने हैं मतलब ऑफ कोर्स करने हैं तभी तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आपको इसको लर्न करने के बजाय आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे आप अपने ऊपर या फिर आप जिनको नॉन में है रिलेटिव है उन्हें अप्लाई कीजिए, तो ही आपको लर्न हो पाएगा। यानी बहुत सारे लर्न करो, एटलीस्ट 20-30 तो लर्न कर लो जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ही हो पाएगा। ये सोचो कि आप इसे रट लो और फिर आपको लर्न हो जाए, तो वो थोड़ा सा इट माइट डिफ़िकल्ट। यू कैन लर्न बट इट माइट डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो एंड फॉर easy to learn, it's for easy to learn, you should apply on you and your relatives. So okay, let's start. First is under his thumb. दिस मीन्स दैट अंडर समवंस कंट्रोल, मतलब कि यानी कोई या कोई जो किसी के कंट्रोल में है। जैसे कहते हैं ना कि हाउ कैन ही डू इट, ही इज़ समवंस कंट्रोल, है ना। वो अपना काम कैसे, वो कहाँ से कर सकता है ये काम, ये तो किसी के कंट्रोल में है ना। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, साहिल इज़ अंडर हिज थंब, ही विल ओवे एनीथिंग ही सेज, मतलब कि वो कुछ भी करेगा क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है, वो उसके अंडर है, उसके अंडर काम कर रहा है, तो वो जो बोलेगा वो करेगा। द नेक्स्ट इज बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस। बिटवीन दिस मीन्स दैट बिटवीन टू डेंजर्स एंड अनेबल टू मेक अ डिसीजन। मतलब कई बार क्या होता है हमारे टाइम पे हम भी फेस करते इस चीज़ को कि कभी ऐसे डिसीजन आ जाते हैं, ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं और हमें फिर बीच में डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से कौन सा चूज़ करें, ये वाला चूज़ करें कि ये वाला। तो ये इडियम वहाँ पे जो सूट करेगा, बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ही वॉज बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस हैविंग टू चूज़ इधर स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग, कि वो इस बीच में कन्फ्यूज़न में थी कि मतलब टूट उसमें पड़ गई, खतरे में या डेंजर में, कन्फ्यूज़न में पड़ गई कि वो समझ नहीं आ रहा कि वो स्काई डाइविंग को चूज़ करे या फिर बंजी जंपिंग करे। The next is to move heaven and earth means to make high effort to do something, यानी ये किसी काम को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो उस काम को करने के लिए। So this means that here is an example, Shraddha decided to move heaven and earth. It means she could get into the badminton team. मतलब वो उसने डिसाइड किया कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगी और एफर्ट करेगी कि वो बैडमिंटन टीम में चली जाए और वहाँ पे इसका सिलेक्शन हो जाए। मतलब फोर्थ इज क्राई फॉर द मून। इट मीन्स आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। क्राई फॉर द मून नहीं हो ना, चांद को तोड़ के मतलब चांद को भी तोड़ के लाएंगे, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है ना। बट ये एक इडियम है कि आज कोई भी तुम ऐसे चीज़ें बोल रहे हो करने के लिए जो तुम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि रोहन फेल्ट दैट सीता वॉज क्राइंग फॉर द मून वैन शी आस्क्ड हिम टू गेट हर अ वाइट पिकॉक। मतलब रोहन, सीता क्या है, इसकी डॉटर है और वो ऐसे चीज़ के लिए रो रही है, वाइट पिकॉक के लिए जो उसकी टूट गई है, और वो चाहती है कि वो वैसे ही उसको वापस मिल जाए, है जो उसको रिकवर नहीं कर सकता रोहन वही सोचता है कि सीता जो है क्राइंग फॉर द मून, वो ऐसी चीज़ के लिए रो रही है जो कभी नहीं मिल सकती, इम्पॉसिबल है जोसेफ। एंड द नेक्स्ट इज टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, मतलब टू एक्ट फुलिश, मतलब फुलिशली बिहेव करना ना, बेवकूफ़ों की तरह। सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दैट, अमित वॉज प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। मतलब कभी गेस्ट आ जाते हैं, बच्चे ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं ना, उल्टे सीधे, होता है घर में होता है सबके। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे एक सेंटेंस है कि अमित वॉज प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट के सामने वो उल्टी सीधी फुलिशली हरकतें करने लग गया। The next is sixth, cock and bull story. A made up story hard to believe, मतलब एक ऐसी स्टोरी, बनाई हुई स्टोरी जिसे विश्वास कर पाना इम्पॉसिबल है, यार मन नहीं कर सकते यार, वो जो चीज़ ऐसी बना दी गई हो स्टोरी। तो यहाँ पे here is an example, he told us some cock and bull story about having lost all his money। मतलब कि उसने cock and bull story यानी खुद ही एक ऐसी स्टोरी बना दी कि मेरे पैसे हाँ खो गए हैं, चोरी हो गए हैं या गिर गए हैं, मतलब
अपनी स्टोरी बना रही ताकि उसे पैसे ना पे करने पड़े। ये दिस इज़ अ स्टोरी। एंड द सेवंथ इज कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स वी हाईली सक्सेसफुल ना। जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें सब लगता है, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है और सब कुछ कलरफुल लगता है। तो इसके लिए हेयर इज़ एन इडियम फॉर दैट। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल। ही स्टडीड वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम एंड व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड ही केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। मतलब कि उसने बहुत ही मेहनत करी थी एग्ज़ाम्स के लिए, उसने किया। और जब रिजल्ट्स अनाउंस हुआ तो बिल्कुल वो सक्सेसफुल रहा उसका एग्ज़ाम, उसको सेटिस्फाइड रिजल्ट मिला, अच्छा था। ओके, द नेक्स्ट इज़ 8 एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब मीन्स बिल्कुल रिलैक्स वाली जॉब, कंफर्टेबल जॉब, यानी वो यार को बहुत अच्छी इनकम है और बिल्कुल रिलैक्स चेयर पे बैठने वाली, बिल्कुल बैठे बैठे इनकम मिल रही है। तो दिस इज़ एन आर्म चेयर जॉब एंड here is an example for that. My uncle got an armchair job. I hope is that clear. The next is 9th. An old hat on young shoulder. A child or young person who thinks and talks like an older and experienced person. मतलब कि एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर का मीन्स है कि कोई बच्चा, मतलब होता है ना, हम छोटे घर में होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे इतनी समझदारी वाली बात करते हैं, या हम भी देखो अपनी उम्र से आज के डेट में तो हो रहा है, बच्चे काफ़ी एडवांस है और अपनी एज से ज़्यादा एडवांस है। वो काफ़ी छोटी सी उम्र में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जैसे, मतलब इस तरीके से बात करते हैं। तो सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दैट। करीना में ओनली भी 13 बट शी इज़ सो इंसाइटफुल। शी इज़ रियली एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर। मतलब करीना जो है मे बी 13 की ही होगी, लेकिन बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग था और शी इज़ रियली एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर। मतलब कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी बड़ी सी लग रही थी वो लड़की, बातों से लग रहा था काफ़ी बड़ी, काफ़ी मैच्योर है। The next 10th is and the last phrase is in hot water, यानी in trouble. Okay, sometime we get into trouble and we can say that I'm in hot water right now, I can't come out from it. So okay, you can use like this, and here's an example for that. I entered hot water when I disclosed that I knew who the real culprit was. Okay friends, so thank you. I hope you understand all the phrases, and if you don't, please let me know in the comments. And here is a homework I have for you, and the homework is you have to write all the not all, at least 5 idioms which is you like most suitable according to your situation and your condition. So you can use, and you can you should write all at least 5 idioms in my comments with the meaning. I hope you understand. I mean कि आपको सारे, मतलब कि 10 मैंने कराए हैं, तो आप उनमें से एटलीस्ट 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस अपने अकॉर्डिंग कि जो आपको लगे कि जल्दी लर्न हो गया, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो काफ़ी सूटेबल मतलब है कि मैं इन पे ये यूज़ कर सकती हूँ, उसको यूज़ करके और उसको विद मीनिंग के साथ उसे कमेंट में लिखिए प्लीज़। इसी तरीके से लर्न हो सकता है, और आई डोंट थिंक सो कोई अदर तरीका है, अदर वे है इसको लर्न करने का। सो प्लीज़ आप इसको इस तरीके से लर्न करिए और मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।